सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां से अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वो टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो पहले थोड़ा सा हम एसिड और बेसिस के बारे में जान लेते हैं। अगर टेस्ट की बात करें, पहले एसिड को हम देखते हैं। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो वो होता है सॉर, यानी खट्टा होता है। जैसा कि आपका लेमन होता है, लेमन में भी एसिड होता है, तो आप देखते हो उसका टेस्ट कैसा होता है, वो खट्टा होता है। वहीं अगर बेस की बात करें तो उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। दूसरी चीज ये कि अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। यानी अभी हमने ये ब्लू लिटमस पेपर लिया हुआ है, एसिड से हमने इसका कांटेक्ट कराया, अब इसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया। ठीक है। वहीं अगर बेस की बात करें तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। ये हमने रेड लिटमस पेपर लिया, उसको बेस के साथ कांटेक्ट कराया, तो उसका कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। इसको याद भी रख सकते हो, बी से बेस और बी से ब्लू। ठीक है, फाइनल कलर ब्लू हो जाता है। तो हमने रेड लिटमस लिया था तो ब्लू हो गया। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते तो ब्लू का ब्लू ही रहता, क्योंकि फाइनल उसको ब्लू ही में कन्वर्ट होना है। तो चलिए कुछ और बातें भी हम एसिड बेसिस के बारे में जानते हैं। तो हमने कोई एक एसिड ले लिया और कोई बेस ले लिया। अब इसको हम टेस्ट करना शुरू करेंगे। पहले हमने क्या किया? रेड लिटमस पेपर लिया और चेक किया एसिड के साथ। तो भाई देखो, एसिड क्या करता है? फाइनल कलर रेड बना देता है। अब हमने जो लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर जो भी है लिया था, वो पहले से ही रेड था, तो क्या होगा? रिमेन्स रेड, इसका कलर वही लाल ही रहेगा। लेकिन बेस क्या करता है? बी से बेस और बी से ब्लू, वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो रेड लिटमस था उसको ये ब्लू में चेंज कर देगा। अब चलो, अगर हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन ले लेते हैं तो क्या करेगा? एसिड क्या करेगा? उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। बेस क्या करेगा? क्योंकि ये ब्लू में कन्वर्ट करता है, सोल्यूशन पहले से ही ब्लू है, तो हम कह सकते हैं कि रिमेन्स ब्लू, ब्लू का वो ब्लू ही रहेगा। अब तीसरी चीज हम लेते हैं फिनोल्फ्थलीन। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। अब इसमें अगर हम एसिड मिलाएंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी वो कलरलेस था, एसिड मिलाने के बाद भी वो कलरलेस ही रहेगा, नो चेंज। लेकिन अगर हम बेस मिला देंगे तो वो पिंक हो जाएगा। ठीक है। हमने कोई सब्सटेंस था, उसको फिनोल्फ्थलीन के साथ मिला दिया और देखा कि कलरलेस का कलरलेस ही है, तो हम कह देंगे वो सब्सटेंस जो मिलाया था वो एसिड है। और जैसे ही हमने वो कोई सब्सटेंस मिलाया और वो सोल्यूशन पिंक हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये बेस है। अब चौथा देख लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज। नाम सही है, कलर भी इसका ऑरेंज ही होता है। एसिड में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाता है और बेस में डालेंगे तो उसका कलर येलो हो जाता है। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो चीजें हमने देखी हैं, रेड लिटमस हो गया, फिनोल्फ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। कुछ एग्जाम्पल हम अगर एसिड के देख लें तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। कुछ बेसिस की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। अब थोड़ा सा कुछ लोग जिन्होंने 9th में अच्छे से पढ़ाई ना की होगी, वो ये सोच रहे होंगे कि यहां पर NaOH है और यहां CaOH, इसके आगे होल ट्वाइस लगा हुआ है, ऐसा क्यों? तो ये फॉर्मूला बनाना आपको 9th क्लास में सिखाया गया होगा। अगर आपने नहीं सीखा या आप भूल गए हो तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, हाउ केमिकल फॉर्मूलाज आर फॉर्म्ड, और लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए OH के आगे 1 लगा है और 1 को दिखाने की जरूरत हमें नहीं है। लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए ये 2 जाकर यहां लग जाएगी। इसी तरह मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होती है और ये यहां जाकर ये 2 लग जाएगा। ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, इसके फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो हमने एक इंडिकेटर देखा था जो कलर से बता रहे थे कि ये एसिड है या बेस। अब ऐसे सब्सटेंस जो अपनी स्मेल से बता दें कि ये एसिड है या बेस, यानी उनकी स्मेल या ऑर्डर क्या होता है? चेंज हो जाता है, उनकी महक बदल जाती है एसिड और बेसिक सोल्यूशन में, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे। यानी ये इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एसिड है या बेस। कैसे बता रहे हैं? अपनी महक से, अपने ऑर्डर से। तो यहां पर ये 3 मैंने लिखे हुए हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं और यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो ये जो आपका अनियन हो गया, वनीला एसेंस हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ये क्या है? ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। यानी ये अपना कलर चेंज करके नहीं बताते कि एसिड है या बेस, बल्कि अपनी महक को चेंज करके बताते हैं
कि एसिड है या बेस। तो अगर हमने कोई सब्सटेंस लिया और उसको अनियन के साथ मिलाया, अब अनियन की जो महक है वो चेंज नहीं होती, जो महक थी पहले वही है, तो हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है। इसी तरह आप वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल के साथ भी एसिड को जब रिएक्ट कराओगे तो उसकी महक में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वैसे की वैसे ही रहेगी। लेकिन कोई सब्सटेंस आपने इसमें डाला, इन तीनों में से किसी में भी डाला, और उसकी महक गायब हो गई, तो हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस क्या है, बेस। क्योंकि बेसिक सोल्यूशन के अंदर इनकी जो स्मेल है, इनकी जो महक है, वो डिसअपीयर हो जाती है। तो चलिए अब हम अपनी मेन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये छोटा सा ओवरव्यू था जो हमने देखा। अब एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो भाई अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यानी A+M करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, हमने एग्जाम्पल में लिया H2SO4। ठीक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो क्या होगा, देखो पहले H2 तो अलग हो जाएगा, ये अपना निकल लिया यहां पर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, तो बचा क्या, Zn बचा और SO4, यही हम लिख देंगे ZnSO4। ठीक है, सिंपल बन गया। इसका नाम होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है। और भी आप एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हो, यानी बनेगा वही, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। तो देखो HCl और Zn को, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो अपना निकल गया, H2 बन जाएगा, बचा क्या, ZnCl। अब आप कहोगे कि ZnCl2 क्यों बना, तो वही आप 9th में पढ़े होगे, जिंक की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जिंक का 2 यहां आगे लग जाएगा क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्रॉस ऐसे होता है ना, याद होगा आपको क्लास 9th में। तो आप खुद से भी प्रोडक्ट बना सकते हो। यहां पर भी देखोगे HNO3 में हाइड्रोजन अपना अलग हो गया, क्या बचा, ZnNO3, लेकिन जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो इसीलिए 2 बाहर जाके लग गया। इसी तरह अगर हम जिंक का रिएक्शन कराएं CH3COOH से तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपना निकल लेगा और देखो CH3COO बचा और जिंक का ये 2 आकर यहां लग गया। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो एसिड का हमने देख लिया। अगर बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, वही चीज होगा, चाहे एसिड को रिएक्ट करा लो चाहे बेस को रिएक्ट करा लो, अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल हम देखते हैं, बेस एक ले लेते हैं NaOH। ठीक है, जनरली आप बेस को ऐसे समझ सकते हो कि लास्ट में OH दिखा तो आप बेस समझ सकते हो, वैसे हर केस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अभी हमने ये वाला देखा था, ये तो इसमें भी देखो क्या है, OH लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, बेस नहीं है, एसिड है। तो इन जनरल, जैसे मैं आपको यहां दिखाऊं तो जनरली क्या होता है, OH आपको दिखा लास्ट में, तो ये जनरली आपके बेस ही होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ आप जब भी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। यहां भी देख सकते हो KOH हो गया, NH4OH हो गया। ठीक है, तो ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na2ZnO2। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है। और हाइड्रोजन गैस तो अपना अलग हो जाएगी। ठीक है, ये सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका थोड़ा सा फॉर्मूला देखने बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं बना कि ZnNaO बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गई, बल्कि क्या बना है, Na2ZnO2, और इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी आती है कि अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराएं एसिड के साथ तो क्या बनेगा। मेटल कार्बोनेट बोले तो M से हम लिख सकते हैं, कार्बोनेट होता है CO3, तो MCO3 को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी मेटल ले लिया, हाइड्रोजन का H ले लिया और कार्बोनेट का CO3 ले लिया, इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दोनों ही केस में आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और आपका वाटर बनेगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na और कार्बोनेट का CO3। अब चूंकि CO3 के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए 2 आकर यहां Na के साथ लग गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, देखो सॉल्ट बनाएगा यानी NaCl बनेगा और वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो भी वही चीज बनेगा, NaCl सॉल्ट, H2O और CO2 बनेगा। ठीक है, अब यहां से भी आपका 2020 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएं लाइम वाटर से, लाइम वाटर क्या होता है, यानी आपने चूना लिया CaO और उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा, यही बनेगा CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं, इसे स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। तो CO2 को पास करा रहे हैं यानी CO2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, और डिसॉल्व नहीं होगा इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रेसिपिटेट है, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा है और इसका कलर व्हाइट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो बन गया, लेकिन हम फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते जा रहे हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराना हमने रोका नहीं तो क्या होगा, फिर एक और रिएक्शन हो जाएगी। वो क्या होगी, ऑन पासिंग एक्सेस CO2, यानी और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम पास कराते जाएंगे तो क्या होगा। देखो हमारा ये दोनों तो बना था, कार्बन डाइऑक्साइड पास किए थे, ये दोनों बना था। अब एक्स्ट्रा CO2 हम पास करा देंगे तो फिर एक रिएक्शन हो जाएगी और इस बार क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। अब इसको अगर फॉर्मूला याद करने को दिक्कत हो रही है तो मैं समझा देता हूं। देखो कैल्शियम का Ca हमने ले लिया, हाइड्रोजन के लिए H हमने ले लिया, कार्बोनेट का CO3 ले लिया, ठीक है। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए पूरा जो HCO3 है इसके आगे 2 लग गया, ठीक है। इसे डरना नहीं कितना बड़ा फॉर्मूला क्या है। तो ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है ये सॉल्युबल होगा वाटर में, ये प्रेसिपिटेट की तरह नहीं बनेगा जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, बल्कि ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इसीलिए देखो सिंबल यूज किया गया है एक्वस का AQ, ठीक है। और यहां पर क्या सॉलिड यूज किया है, यानी ये अपना अलग सॉलिड है और ये H2O अपना लिक्विड अलग है। लेकिन जब डिसॉल्व हो जाता है कोई चीज पानी के अंदर तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां पर देखिए AQ लिखा हुआ है। अब अगली प्रॉपर्टी ये है कि एसिड और बेसिस को आपस में रिएक्ट करा दे तो क्या बनेगा। तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल ले लो, NaOH ये एक बेस है हमारा और HCl क्या है, ये हमारा एसिड है। दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बना रहा है, NaCl, जो कि एक सॉल्ट है और ये वाटर हमारा बन गया। अब ये जो रिएक्शन होती है ना बेस और एसिड के बीच में, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रल के करीब होता है। जैसे मान लो एसिड को अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मान लें, जैसे मान लो +3 है, और बेस को हम निगेटिव नंबर मान लेते हैं -3, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ना पॉजिटिव नंबर है ना निगेटिव नंबर है। तो इसीलिए हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं कि ये न्यूट्रल कर देता है, ना ही वो सब्सटेंस एसिड रह पाता है ना ही बेस। अब ये डिपेंड करता है कि एसिड और बेस कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो थोड़ा सा उसके अंदर एसिडिटी रहेगी, यानी जो सॉल्ट बनेगी उसका थोड़ा एसिडिक नेचर होगा। अगर जो बेस है वो स्ट्रांग होगा एसिड के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट बनेगी। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है ज्यादा खाने की वजह से, जो कि शादी वगैरह में खा लेते हैं लोग, तो उसे क्या देना चाहिए, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन दे दो पानी मिलाकर, वो ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर एसिड का रिएक्शन हम करा रहे हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड और मेटल का तो हमने देख लिया था क्या बनता था। जब एसिड और मेटल को रिएक्ट कराते थे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती थी, लेकिन यहां पर सिंपल मेटल नहीं है, मेटल ऑक्साइड है, तो सॉल्ट तो बनेगी। लेकिन ये जो बेचारा यहां अकेले H2 था, अब यहां मेटल के साथ ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑक्सीजन आकर यहां जुड़ जाएगा, बस सिंपल है। तो H2O हो जाएगा जो कि वाटर है। तो थोड़ा सा जुगाड़ से भी याद रख सकते हो कि खाली मेटल था तो हाइड्रोजन बन गया, अब मेटल ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्सीजन भी जाकर वहां जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो वाटर बन जाएगा वो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, CuCl2। देखो कॉपर की क्या वैलेंसी होगी, 2 होगी, इसीलिए कॉपर का 2 आके क्लोरीन के साथ लग गया, ठीक है, और बचा क्या, H2O। अब CuCl2 को हम क्या कहते हैं, कॉपर सेकेंड क्लोराइड, और इसका जो कलर होता है इस सोल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन होता है। यानी अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि हमने कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो बताओ सोल्यूशन का कलर क्या होगा, तो सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। और ऐसे पूछ सकता है कि सोल्यूशन का कलर हमने रिएक्ट कराया कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ और सोल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो गया, तो बताओ वो ब्लू ग्रीन किसकी वजह से हुआ। तो भाई दो ही चीज तो बनी। अब वाटर तो कलरलेस होता है तो बचा क्या, CuCl2, इसी की वजह से इसका कलर ब्लू ग्रीन हुआ है। अब बेस की एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर बेस को हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, मेटल ऑक्साइड के साथ, अब बेस को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, सॉल्ट और वाटर। बस ये ध्यान रखना है कि एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ है और बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। एग्जाम्पल यहां आप देख सकते हो कि ये हमारा बेस है CaOH होल ट्वाइस, और नॉन मेटल हमने क्या लिया है, नॉन मेटल हमारा ये कार्बन हो गया, और ऑक्साइड के लिए O2 लगा दिया, CO2, ये हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CaCO3 और H2O हमारा बनेगा। अब देखो अभी हमने देखा था कि जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब हमको सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है, तभी बेस और एसिड मिला रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसी तरह हम यहां भी कह सकते हैं कि ये बेस है और नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा किस की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, तो इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है,
तभी एसिड और बेस मिल रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बनना है। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। ओके, तो ये टॉपिक आकर यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और इस लेक्चर की आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पढ़ाता जाऊंगा उसको सारी वीडियो वहां उस प्लेलिस्ट के अंदर आ जाएंगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइंस प्लेलिस्ट करके होगा, उसके आगे एक ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। तो वहां सारी वीडियो आपको ऐसी मिल जाएगी। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।